गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। उसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारे ये जो 4 सिद्धांत है, शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्यपूर्णता। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि यह सिद्धांत चारों ही आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति की। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ हमारा आधार आता है शक्ति का, शक्ति हमारी व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान की आधारभूत अवधारणा में मानी जाती है। शक्ति हमारी किस में मानी जाती है? राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत धारणा। साथ ही यह दंड के रूप में मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, जहां हमारी व्यवस्था है और राजनीति को दंड नीति तथा राज्य को दंडधर, यहाँ पर शक्ति का हमारा आधार क्या है? राजनीति के अंतर्गत राजनीति में आधार शक्ति है हमारी दंड नीति और राजा है हमारा दंडधर। यानी इस व्यवस्था के अंदर हम किस चीज का विवेचन करते हैं कि जब व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो वह हमारी ये व्यवस्था में किस आधार को प्राप्त करता है? दंड नीति की व्यवस्था को। हमने मनु कौटिल्य और शुक्र की व्यवस्था में भी इस चीज की अवधारणा को देखा है कि किस प्रकार से शासक ने दंड नीति के माध्यम से अपनी पूरी व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। उसी तरीके से हमारी इस व्यवस्था में, जो कि हमारा राजनीतिक विज्ञान का मूल आधार है, इसके अंतर्गत हम राजा के हाथ में इसे दंडधर की शक्ति के माध्यम से परिणित करते हैं। साथ ही व्यवस्था के सबसे पहले फिर हम जानेंगे, इसके बाद हम जानते हैं शक्ति का अर्थ। शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ अनेक विचारकों ने इसे अनेक नामों से परिवर्तित किया है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं मैकआइवर की, किसकी? मैकआइवर। ये हमारे सामाजिक व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन्होंने अपने शक्ति को एक बहुपक्षीय तत्व के रूप में माना। किस रूप में माना? बहुपक्षीय रूप में। यानी इसके अनेक प्रकार माने जा सकते हैं, जैसे कि है वो हमारा बल, दमन करना, साथ ही अनुचित कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था करना। मैकआइवर और पेज ने हमारी इस व्यवस्था को किस रूप में माना? बहुपक्षीय रूप के अंतर्गत। यानी इसके अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे बल का प्रयोग करने को भी हम शक्ति के एक रूप के रूप में ले सकते हैं। व्यक्ति के दमन करने को भी हम शक्ति के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था का आधार तो वहीं से ही आया है। बलशाली व्यक्तियों ने निर्बलों की रक्षा की और तभी हमारा राज्य अस्तित्व में आया। तो यानी हमारी शक्ति का हम प्रयोग सही अनेक तत्वों के रूप में कर सकते हैं, जो किसने बताया? हमारा मैकआइवर ने। देन लासवेल के अनुसार इन्होंने शक्ति के व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण की बात की। किसकी बात की? लासवेल ने व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण की, कि शक्ति के द्वारा हम व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लागू कर सकते हैं। हमने देखा था जब हमारा एक शासक पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाता है तो वह सिर्फ खुद की अंतरात्मा की आवाज के द्वारा ही शासन व्यवस्था को निरूपित कर सकता है। अगर वो सही करने के लिए कहती है तो वो सही करता है, और नहीं कहती है तो वो हिटलर की तरह तानाशाह भी हो सकता है। इसीलिए शक्ति का प्रयोग हम हमारी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे जो अनेक विचारक हैं, इन्होंने शक्ति को अनेक रूपों में परिभाषित करने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे हमारी शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत
सबसे पहला स्रोत हमारा शक्ति का क्या माना जाता है? ज्ञान। इस शक्ति का महत्वपूर्ण और आंतरिक स्रोत है। आंतरिक क्यों है? क्योंकि यह मन की धारणा पर निर्धारित होता है। इसके अंतर्गत हम योग्यता, क्षमता का विकास करते हैं। क्या करते हैं? योग्यता का, क्षमता का विकास करते हैं। लोगों में नेतृत्व की भावना जगाते हैं। इसके गुणों में हम सहनशीलता को ले सकते हैं, यानी हमारे शासक के जो गुण थे वो इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां हम शक्ति के स्रोतों की बात करते हैं, सबसे मेन स्रोत हमारा क्या माना जाता है? हमारा ज्ञान। ये ज्ञान हमारा कहाँ से आता है? हमारी अंतरात्मा के माध्यम से, हमारे आंतरिक पहलुओं के माध्यम से। हम जैसा इस समाज के अंतर्गत देखते हैं और जैसा महसूस करते हैं, उस व्यवस्था को हम हमारे ज्ञान के माध्यम से, हमारे मस्तिष्क के माध्यम से, उसके विचारों के माध्यम से परिणित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसका स्रोत माना जाता है सत्ता। सत्ता क्या है? राजनीति में पद को अपनाना, पद को अपनाना। जब व्यक्ति के पास सत्ता आ जाती है, यह शक्ति का स्रोत मानी जाती है। शक्ति का स्रोत है। जब व्यक्ति सत्तारूढ़ हो जाता है, होता है, तो अनेक व्यक्ति व संस्थाएं इससे प्रभावित होती हैं। इसीलिए हमने इनको एक दूसरे के आधार के रूप में माना था कि ये सारी एक दूसरे से मिली जुली हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर व्यक्ति के पास सत्ता होती है, शक्ति होती है, तो वह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब सत्ता उसके हाथ में आ जाती है तो वह उचित और अनुचित दोनों ही कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इसकी अनेक उपलब्धियां हैं। यह ज्ञान का स्रोत मानी जाती हैं। भौतिक साधनों में वृद्धि, सामाजिक राजनीतिक सम्मान, सामाजिक व राजनीतिक सम्मान इसके साधन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इसके साधन, यानी इसकी उपलब्धियां। इसमें राज्य व्यवस्था की शक्ति में वृद्धि होती है। राज्य व्यवस्था की शक्ति में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति के हाथ में जब शक्ति आती है, तो उसका प्रयोग वह किस रूप में करता है? अपनी राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत धारणा के रूप में, जिसे वह दंड के रूप में परिणित करता है। राजनीति के आधार में दो आधार माने जाते हैं। एक पहला शक्ति, जिसे हम दंड नीति कहते हैं, और दूसरा राजा, जिसे हम दंडधर कहते हैं। यही शक्ति हमारी सही तरीके से कार्य में करके शक्ति के सूत्र के माध्यम से ज्ञान, जिसे आंतरिक पहलू या मानसिकता मानते हैं, योग्यता, क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम मानी जाती है। साथ ही जब यह शक्ति हमारी साथ में सत्ता को लेकर आती है, जब व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है और सत्ता को लेकर आती है, तो उसमें राजनीति के पद को अपनाना, एक दोनों ही क्षेत्र आपस में एक दूसरे से संगठित हो जाते हैं। जब हमारे पास शक्ति आती है
तो हम सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सत्ता का प्रयोग हम दोनों ही रूप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इन व्यवस्था का आधार जो है वह हमारा शक्ति के साथ सत्ता का संबंध की बात हम करते हैं। तो दोस्त, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे आगे हमारी व्यवस्था में कि किस प्रकार से यह शक्ति हमारे कार्यों को संपन्न करती है, इसका क्या संगठन है। शक्ति का संगठन, संगठन अपने आप में शक्ति का एक सूत्र है। इसका सूत्र क्या है? संगठन, यानी इकट्ठा होना। जिन संसाधनों के में संगठन सुदृढ़ होता है वे विकसित होते हैं। क्या होते हैं? विकसित होते हैं। राजा या राज्य एक शक्तिशाली संस्था है। राज्य एक शक्तिशाली संस्था है। इसी प्रकार मजदूर संघ, व्यापारी संघ आदि इसके सूत्र माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां हम इसके संगठन की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड माने जाते हैं। इसमें अंतर पाया जाता है, वो किस रूप में पाया जाता है? अपने आकार के रूप में। आकार, किसी भी संस्था के आकार को उसकी शक्ति का सूत्र माना जाता है। आकार भी क्या होता है? शक्ति का सूत्र। अगर आकार बड़ा है तो शक्ति अधिक होगी, अगर छोटा है तो शक्ति कम होगी। तो यानी ये किससे रिलेटेड हुआ? हमारी आकार पर। साथ ही विचार, विश्वास और कार्य, साथ ही परिस्थितियां हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत हम किसको लेते हैं? इसके सूत्रों को। इसके सूत्रों में हम किनकी गणना करते हैं? राज्य की व्यवस्था की, कि राज्य का संगठन कैसा हो। अगर संगठन सुदृढ़ होगा, राज्य एक शक्तिशाली संस्था के रूप में प्रयोग करेगा, जिसके अंतर्गत मजदूर संघ, व्यापारिक संघ, इन सबको लिया जाता है। तो इसका आकार कैसा होना चाहिए? बड़ा, जिससे कि वह अत्यधिक अपनी व्यवस्था को निरूपित कर सके। साथ ही शक्ति का संबंध हमारा किससे माना जाता है? हमारे विचारों से। अगर हमारे विचार उत्तम हैं तो हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमें विश्वास है कि हम अपने कार्यों को पूर्ण अंजाम दे सकेंगे तो हम उस तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। साथ ही हमारे इसके मेन कार्य किस पर निर्भर करते हैं? परिस्थितियों पर। सारी व्यवस्था हमारी किस पर आधारित हो गई? हमारी परिस्थितियों के ऊपर। यानी हमारी शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्य पूर्णता चारों ही आपस में एक दूसरे से मिली जुली व्यवस्था है। एक के बिना दूसरे का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास शक्ति होती है तो हम सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो उसका प्रयोग हमें वैधपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अगर हम उसका प्रयोग वैध तरीके से नहीं करते हैं तो वह हमारी औचित्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ हम शक्ति, सत्ता और वैधता के नाम से जानते हैं, हमारी व्यवस्था किस रूप में हमारे सामने आई? परंपरागत सिद्धांतों के अंतर्गत इन चारों ही व्यवस्थापकों का, जिसे हम शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्य पूर्णता के नाम से जानते हैं,
प्रयोग में लेना। अब इस व्यवस्था में जहाँ हमारा आधार है, इनका आपसी संबंध क्या है? शक्ति, सत्ता, वैधता का संबंध। शक्ति हमारी, शक्ति क्या करती है? भौतिक आधार को प्रदान करती है, भौतिक आधार को प्रदान करती है। और सत्ता इसे वैधानिक आधार प्रदान करती है। और औचित्यपूर्णता इसे नैतिक आधार प्रदान करती है। यानी हमारी व्यवस्था में क्या आधार आया? शक्ति ने किस किस चीज को प्रतिपादित किया? भौतिक आधार। सत्ता ने किसे किया? वैधानिक। और औचित्यपूर्णता ने नैतिक। हमारी इस व्यवस्था का क्या आधार आया? हमारी व्यवस्था किस रूप में चली? शक्ति, सत्ता, वैधता का संबंध किससे? औचित्यपूर्णता से। औचित्यपूर्णता से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी व्यवस्था किस रूप में निर्धारित की गई? राजनीतिक विज्ञान के जो हमारे परंपरागत विचारक हैं, उन्होंने अपनी पूरी सत्ता व्यवस्था को इन सबसे एक दूसरे से कोरिलेटेड माना, जिसमें दोनों का ही आधार एक दूसरे के साथ सह संबंध का पाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। राज्य व्यवस्था में हमारी जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था में संचालन सत्ता के द्वारा, सत्ता के कार्यों के द्वारा होता है। जब व्यक्ति के पास सत्ता होगी तभी तो वह कार्यों को करेगा। अगर उसे वैधानिक तरीके से करता है तो वह औचित्यपूर्णता को प्राप्त करता है। औचित्यपूर्णता को प्राप्त करता है। शक्ति, सत्ता और वैधता का संबंध मानव की मूल प्रकृति से होता है। इसलिए व्यवस्था के अंतर्गत ये तीनों तत्व, जिसे हम शक्ति, सत्ता, वैधता कहते हैं, महत्वपूर्ण है। सत्ता को स्थापित कौन करता है? स्थापित का माध्यम क्या है? शक्ति। और वैधता सीमित होनी चाहिए। अगर हम मूल्य की दृष्टि से देखते हैं, किसकी दृष्टि से? मूल्य की दृष्टि से, तो ये व्यवस्था हमारी किस रूप में आती है? शक्ति साधन के रूप में।
वैधता स्थिति के रूप में, साथ ही हमारी जो शक्ति सत्ता है वह व्यवस्था को आधार प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी पूरी व्यवस्था किस पर निर्धारित होती है? इन तीनों ही विचारकों पे। वैधता, शक्ति व सत्ता के नैतिक और वैधता शक्ति और सत्ता के नैतिक तत्व है। ये नैतिक तत्व क्यों माने जाते हैं? क्योंकि शक्ति और सत्ता का जब हम नैतिकता के तरीके से प्रयोग भी करते हैं तो वह उचित होती है। अगर हम इसका अनैतिक प्रयोग करेंगे तो वह औचित्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे हम शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्य पूर्णता के नाम से जानते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है हमारी राजनीतिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए। अगर व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो वह सत्ता को प्राप्त करने की पूर्णतः कोशिश करता है, और जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो अगर वह उसका प्रयोग शांतिपूर्ण तरीकों से करता है, जिस तरीके से हमारे उदारवादी विचारक किया करते थे, यानी सत्य, अहिंसा, सहयोग के माध्यम से ये अपनी व्यवस्था को इंकित किया करते थे, उसी तरीके से अगर हम अरे विचारक, जिसे हम परंपरागत विचारक, आधुनिक विचारक की श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं, भी अगर इसका प्रयोग करें तो हमारी व्यवस्था उत्तम और उचित हो सकती है। अगर हम इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो इससे हमारी व्यवस्था सही रूप से या चिरस्थायी रूप से नहीं चल सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, यह माना जाता है कि हमारे इस परंपरागत आधार के अंतर्गत हमारे जो ये चारों सिद्धांत है, जिसे हम शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्य पूर्णता के नाम से जानते हैं, जो सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। एक के बिना दूसरे की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक दूसरे से पोषित है। थैंक यू सो मच।